साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने से यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के बारे में समझेंगे। इस आर्टिकल में हमें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित हैं और इसमें जो चीज़ें समाहित हैं कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं एवं इस पर क्या क्या प्रतिबंध भी लगाए गए हैं या अपेक्षित किए गए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि कैसे माननीय कोर्ट ने समय समय पर इस अनुच्छेद 19 के बारे में अपनी राय व्यक्त किए हैं एवं इसका दायरे को फैलाव किए हैं। और बीच बीच में मैं ये भी बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे इनसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब परिप्रेक्ष्य को रखते हुए आज हम इस पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा के लिए तो हम और आप सिर्फ हैं, बगल में कोई नहीं है, लेकिन इसी पर हम आप से बातों को रखेंगे और साथ ही यह देखेंगे कि कैसे इनमें जो छोटी सी लाइनों में बड़ी बड़ी चीज़ें समाहित कर दी गई हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो 19 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कुछ भी अधिकार हैं इसमें, क्या वो कहीं से लिए गए हैं या हमारे समाज में वो पहले से ही समाहित थी या ये दोनों का मिश्रित रूप है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों से संबंधित जो खंड है वो पूरी तरह से आधुनिक रूप में अमेरिकी संविधान से लिया गया या प्रभावित है। जिस प्रकार अमेरिका में मौलिक अधिकार है उसी प्रकार से संवैधानिक रूप से हमारे देश में भी एक मौलिक अधिकार का खंड रखा गया है जो कि भाग 3 में है। लेकिन क्या ये जो अधिकार हैं ये सिर्फ बाहर से लिए गए हैं या पहले से ही हमारे यहाँ ये चीज़ें समाहित थी? तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे जो राजनीतिक संघर्ष में भाग लेने वाले लोग थे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा, बहुत सी चीज़ों को अनुभव किया और उस अनुभव से यानी कि विपक्ष या आम जन के रूप में रहते हुए सत्ता के प्रति जो उन्होंने अनुभव किया उसको साथ ही हमारे देश के विशाल और अति प्राचीन अतीत में जो सर्वश्रेष्ठ बातें थी उनको भी समाहित किया। इसके उपरांत वो आगे आने वाले भविष्य को भी देख रहे थे। तो इन सभी को सम्मिलित रूप से उन्होंने एक लिपिबद्ध प्रयास के तहत भारतीय संविधान को प्रस्तुत किया और उसी भारतीय संविधान में इन सब चीज़ों को भी समाहित किया। इसके अलावा यह ध्यान रखिए कि 19 के तहत जो प्राप्त मौलिक अधिकार वो नैसर्गिक, माननीय कोर्ट का कहना है कि जो अधिकार हैं वो नैसर्गिक अधिकार हैं, अर्थात इस क्या कहते हैं ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। अब चूँकि जब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है तो प्रकृति द्वारा ही वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि भारत एक विशाल मानवीय महासागर समूह है, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की सभ्यताएं हैं, तरह तरह की संस्कृतियां हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं। तो कुछ न कुछ इस पर उचित या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 ये सब जो हैं वो भारतीय संविधान के जो स्वतंत्रता दी गई है या नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये उसके रीढ़ हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 ये सब क्या है? रीढ़ हैं उसके। इसके बिना एक आधुनिक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे तो माना यह जाता है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 गोल्डन ट्रायंगल। तो आखिर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जब इन चीज़ों के लिए इतने साफ और सुस्पष्ट शब्दों में व्याख्याएं की और रखे
तो फिर आखिर जो नई नई चीज़ें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? इसी में मतलब जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मत सुनिएगा कि माननीय कोर्ट ने इस पर यह कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को इस वीडियो में मैं रखने का प्रयास करूंगा और चाहूँगा कि आप तक जो सारी बातें हैं वो सुस्पष्ट और साधारण रूप से पहुंच सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 19 में है क्या, एक मोटे तौर पर साफ साफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अनुच्छेद 6 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देखिए मूलभूत का मतलब ये मूलभूत, इसके बिना किसी भी प्रकार के जीवन की, नागरिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए इसे मूलभूत स्वतंत्रता कहा गया। परीक्षाओं में जब पूछे तो ध्यान रखेंगे। हेडिंग है इसका वाक् स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 19 में बोलने के साथ साथ कुछ और स्वतंत्रताएं जो हैं अपेक्षित की गई हैं। ये ध्यान रखेंगे कि जो हम बोलते हैं वो क्या नैसर्गिक है या किसी ने हमें प्रदान किया है। तो देखिए आप जानते हैं कि प्रकृति ने जितने भी जीव हैं सबको कुछ न कुछ प्रकट करने का अधिकार दिया है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार दिया है। पशु पक्षी भी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, मानव उनमें चूंकि सर्वश्रेष्ठ स्तर प्राप्त कर चुका है तो मानव बोलता है। तो क्या मानव सिर्फ बोलता है? नहीं, मानव अपने मन स्थितियों में या अपने चेतना में उत्पन्न होने वाले समस्त भावनाओं को प्रकट करता है, और वो प्रकटीकरण जो है वो सिर्फ बोली के रूप में नहीं हो सकती, किसी और चीज़ में भी हो सकती। हो सकता है कि कोई मानव जो है वो बचपन से नहीं बोल पाते, तो क्या उनकी जो भावनाएं हैं उनको दबा दी जाएगी? नहीं, वो अपनी भी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा मानव जानते हैं, मानव जाति जो है चलायमान है। चलायमान का मतलब हम हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि माइग्रेशन जो है इस धरती का सबसे बड़ा, सबसे प्रथम और सबसे अंतिम रोल है। कोई भी जीव, कोई भी जो समूह है जन का, वो धीरे धीरे ही सही माइग्रेट करते रहता है। हालांकि ये अलग विषय है, अलग विवाद है, लेकिन मैं एक साधारण सी बात आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा हम जब मानव के रूप में हैं तो कुछ न कुछ कृत्य करेंगे, कुछ न कुछ कृत्य करेंगे। तो जब कृत्य करेंगे तो कृत्य करने के लिए कोई जीविका होनी चाहिए, कोई उपाय होना चाहिए। अब उपाय जो था हमारे देश में एक समय में जातीय चयन के आधार पर होता था, अर्थात कोई किसी जाति में जन्म लिया है तो उसी कृत्य को करेगा। संविधान ने उस चीज़ को समाप्त कर दिया और बोला कि नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आजीविका, कोई भी उपजीविका, कुछ भी ऐसे कृत्य के द्वारा जीवन निर्वहन कर सकती है जो उसको अच्छा लगे। तो ये सब कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं वो मूलभूत मानी गई है और उन सभी चीज़ों को 19 में समाहित की गई है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 में पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, उनमें से एक को हटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने एवं अपने मन स्थिति की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करने की स्वतंत्रता। कितना छोटा लिखा होगा, है ना। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बस साधारण सी बात है। लेकिन क्या ये साधारण है? नहीं, ये साधारण नहीं, ये असाधारण। अब ये असाधारण कैसे है मैं आपको आगे बताते चलूंगा, पहले एक नज़र देख लेते हैं। दूसरा 19 का ख, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक और बिना हथियारों का सम्मेलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी संगम या संघ आप समूह बना सकते हैं जिससे आप अपने हितों को प्रकट कर सकें या अपने सर्वोत्तम हितों को प्राप्त कर सकें। याद रखिए। 19 का 1 का घ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे
कि क्या लिखा हुआ है, भारत का राज्य क्षेत्र, यानी कि ये जो स्वतंत्रता है वो भारत के राज्य क्षेत्र में है, भारत के बाहर की नहीं। भारत के बाहर से आना जाना जो है वो आपके मौलिक अधिकार में नहीं। बात समझ रहे हैं? वो 19 के तहत जो प्राप्त है उसके मौलिक अधिकार में नहीं। कहाँ है आगे बताऊंगा जब इस पर आऊंगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र। अब परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछेगा कि कोई व्यक्ति अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आना जाना चाहता है, तो राज्य यदि कोई प्रतिबंध लगाता है या राज्य ऐसा कुछ अपेक्षा कर देता है जो उसे सही नहीं लगती है, तो इसमें माना जाएगा कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि भारत का राज्य क्षेत्र का है तो 19, और यदि भारत का राज्य क्षेत्र नहीं है तब आगे बता दूंगा मैं। तो याद रखेंगे यहां पे भारत के राज्य क्षेत्र का जो मामला है वो 19(1) का घ आता है। ठीक है, और 19 का 1 का भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। यहां भी राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है, यानी कि राज्य जो है सिर्फ अपने ही क्षेत्र के बारे में स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। ठीक है, 19 का 1 का च संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। अब इसे वर्तमान में 300 का या 301 के तहत विधिक अधिकार रखा गया है, यानी कि अब हमारे यहाँ संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है, अर्थात विधि के अधीन है। और विधिक अधिकार जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की जब चेंजिंग होगी तो उसके लिए आप मूल अधिकारों के तहत दरवाजा न्यायालय का नहीं खटखटा सकते, जो फिर उसके जो प्रावधान है उसी के प्रावधान के तहत कोर्ट में जाएंगे। 19 का 1 का 6 कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इन सबको एक नज़र आप देख लीजिए। इनमें कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं वो शाश्वत हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, हम बचपन से बोलते हैं, या तो कोई राज्य देता नहीं है, कोई भारत सरकार, कोई बिहार सरकार या झारखंड सरकार तो बोलती नहीं है, हम बचपन से बोलते हैं। लेकिन हमारे बोलने पर एक नैतिक मर्यादा भी होती है, बचपन से ही सीखते हैं हम लोग अपने बुजुर्गों के पास, अपने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अपने उन उपदेशकों से जो हमारे धार्मिक और क्या कहते हैं सांप्रदायिक उपदेशक होते हैं, उन सब से हम सीखते रहते हैं कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, अपने बोली पर अपने कैसे बोला जाए, कितना बोला जाए, इन सब पर आपने बहुत सारे क्या कहते हैं कवियों की दोहे भी पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे बोली पर मर्यादा लगाती हैं। तो यही मर्यादा जो है संविधान भी आपसे अपेक्षित करता है। तो कुछ जो है वो शाश्वत हैं और कुछ को संविधान ने प्रदान किया है, जैसे कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार, कहीं भी कोई भी वृत्ति अपनाने का अधिकार। इसके अलावा क्या कहते हैं संगम या कोई संघ बनाने की जो अधिकार है, ये संविधान आपको प्राप्त करता है। देखिए ये शाश्वत नहीं है, बचपन से कोई संगम नहीं बनाता, सॉरी अनादिकाल से कोई संगम नहीं बनाते थे, लेकिन वर्तमान नागरिक जीवन में ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, तो इसके लिए संगम बना सकते हैं। इसके अलावा क्या ये जो अधिकारें हैं, जो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि वर्तमान में संविधान में प्रदान किए हैं, तो क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी। आपने जब पढ़ेंगे मध्यकाल के इतिहास को, प्राचीन काल के इतिहास को, तो देखेंगे कि कैसे वहाँ उस दौर में भी व्यापारियों के संघ हुआ करते थे, चेष्टियों के संघ हुआ करते थे। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करने वाले जो लोग होते थे, उनके भी संघ हुआ करते थे। हालांकि वो बहुत ही छीन और साधारण अर्थों में हुआ करते थे, लेकिन फिर भी थे। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस भारतीय संविधान में उसे रखा गया। तो ये जो है ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितना? 6। पहले कितना था? 7। कब हटाया गया? 1978 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। रखा गया कहाँ? 300 का 1 में या 300 के क में। किस कानून के तहत? विधिक कानून या विधिक अधिकार के तहत। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि 19(1) के तहत प्राप्त अधिकार केवल नागरिकों को
जिससे कृत्रिम व्यक्ति का बोध न हो। दो चीजें मैंने साफ साफ लिख दिया। पहला, यह केवल नागरिकों को, नागरिक मतलब जो देश के नागरिक हैं, बाहरी को नहीं प्राप्त। दूसरा, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होगा कि कोई कंपनी, कोई संगठन, कोई रोबोट आधुनिक जमाने में है, वो यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें भी 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि निम्न में से किन्हीं 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं होंगी, तो आपको ध्यान रखना है नागरिक का मतलब जिससे नागरिक और जीवित व्यक्ति का बोध हो। ध्यान रखेंगे, जीवित व्यक्ति मतलब नागरिक, नागरिकों का समूह होना चाहिए, ना कि कोई कंपनी, कोई बोर्ड या कोई क्या कहते हैं संगठन। इस तरह की चीज़ों को नहीं मिल सकती हैं जिससे कृत्रिम चीज़ों का बोध हो। दूसरी बात, यह सभी स्वतंत्रताएं अत्यांतिक यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। याद रखिए, ये राज्य इन पर लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राज्य। और कैसा? उचित। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकारों पर या 19 के तहत जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं उनमें कौन प्रतिबंध लगाएगा? संसद, विधानमंडल, नगर परिषद, जिला पंचायत, कौन लगा सकता है? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ राज्य लिखा हुआ है। तो राज्य के अधीन ये सब आते हैं। जो भी होगा वो अपना प्रतिबंध अपने दायरे में वो लगा सकता है। मान के चलिए संसद लगाएगी तो संसद पूरे देश के लिए लगा देगी, विधानमंडल लगाएगी तो अपने राज्य के लिए लगाएगी, कोई स्थानीय प्राधिकारी है तो स्थानीय लगाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ साफ नहीं लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ राज्य लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में जब थोड़ा दाएं बाएं या उल्टा पुल्टा पूछ दे तो इसको जरूर दृष्टिकोण में रखेंगे, या कोई और पूछ दे तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा है उचित। उचित मतलब उचित प्रतिबंध, रीजनेबल, अनुचित नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब विधानमंडल ने, संसद ने या अन्य कोई प्राधिकारी जो राज्य के तहत काम कर रहा है या राज्य के लिए काम कर रहा है, इस तरह के चीज़ों में वो प्रभाव डालता है, तो ये कौन निर्णय करेगा कि वह प्रतिबंध उचित है कि नहीं है? यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं कि अनुचित हैं, ये निर्णय कौन करेगा? विधानमंडल, कोई अधिकारी? नहीं, ये न्यायालय का काम है। न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि आपके द्वारा जो लगाया गया प्रतिबंध था वो उचित था कि अनुचित था। तो ये मामला न्यायालय को है। किसको है? न्यायालय को, न कि विधानमंडल को। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, अंतर को जरूर ध्यान रखेंगे और शब्द को जरूर पकड़े रहेंगे। अगला पॉइंट है इसमें कि अनुच्छेद 358 के तहत जब आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के से लगता है तो वह स्वतः निलंबित हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जब राष्ट्र में आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय लगता है तो वह स्वतः निलंबित हो जाएगा, और जब वो आपात हटेगा तो वह स्वतः प्रवर्तन में आ जाएगा या स्वतः वापस आ जाएगा। यानी कि इसके लिए कहीं कुछ अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 358 यही कहता है। लेकिन जब आपात सशस्त्र विद्रोह यानी कि जो किसी हमारे क्या कहते हैं राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे स्थिति के लिए लगाया जाता है जिसे आप आंतरिक विद्रोह कह सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह वर्तमान में लिखा गया है, तो उसमें फिर ये निलंबित नहीं होगा। देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया, इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ दे गड़बड़ा मत जाइएगा। अनुच्छेद 358 के तहत जब आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण, कब? युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत लगेगा तो फिर यह स्वतः निलंबित हो जाएगा। पहले क्या था कि तीनों स्थितियों में, मतलब युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी जो पहले था, उसके यदि घोषणा होती थी तो यह स्वतः 19 निलंबित हो जाता था। लेकिन बाद में इसे रोका गया, बोला गया कि नहीं, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय में ही स्वतः निलंबित होगा। यदि आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह होता है उसके आधार पर आपात लगा है तो 19 निलंबित नहीं होगा। तो जब परीक्षाओं में पूछे ध्यान रखेंगे कि निम्न में से किन स्थितियों में अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त जो अभिव्यक्ति या बोलने की जो स्वतंत्रता है प्रभावित होगी, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 358 साफ साफ घोषणा करता है कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण।
इसके अलावा नहीं। एक चीज़ कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग होते हैं, 359 में क्या होता है ना कि राष्ट्रपति लिख के देते हैं कि कौन कौन प्रतिबंधित होगा और कहाँ तक प्रतिबंधित होगा। 358 के लिए ना राष्ट्रपति की जरूरत है, ना संसद की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। जैसे ही राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की कि भाई युद्ध हो गया है, बाह्य आक्रमण हमारे देश पर हो गई है, हम आपात की घोषणा करते हैं, अपने आप 19 का जो शटर है वो डाउन हो जाएगा। और जैसे ही उद्घोषणा समाप्त होगी, अपने आप 19 का शटर ऊपर आ जाएगा। उसके लिए किसी अन्य विशेष एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो ये है इसके जो है मोटा मोटी बात। अब इसके एक एक अनुच्छेद को दीर्घ रूप से समझ लेते हैं। अब देखते हैं 19(1) को दीर्घ रूप से, साथ ही इस पर प्रतिबंधों को दीर्घ रूप से, इसलिए कि इसमें चीज़ें छोटी लिखी हैं, मतलब मूल संविधान में छोटी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे आ जाती हैं, और माननीय कोर्ट ने समय समय पर इसको विस्तारित भी किया। तो देखिए 19(1) का क जो कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बात को पकड़िए, वाक्य मतलब बोलने और अभिव्यक्ति यानी कि अपने चेतना में, अपने मन स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विचार को, भाव को प्रकट करने की स्वतंत्रता। चीज़ें आपको बहुत साधारण लगेंगी, लेकिन क्या ये साधारण है? नहीं। आदमी बोल सकता है, साथ ही आदमी कब बोलता है? जब उसके अंतः मन में कोई न कोई चीज़ें या अपने चेतना में किसी चीज़ को अनुभव करता है, या अंतः मन में कोई चीज़ प्रकट होती है तो उसे प्रस्तुत करता है। अपने जो बहुत सारे लोग हैं, कहानी पढ़ी होगी कि किस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि जो थे वो एक समय धूप स्नान कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि भाई 2 क्रोंच पक्षी जो हैं वो खेल रहे हैं। जोड़े थे, नर थी और मादा थी, नर थे और मादा थी, तो दोनों खेल रहे थे कि अचानक एक बहेलिये ने एक तीर से एक क्रोंच की मतलब हत्या कर दी, वध कर दी या मार दिया। तो जो उसका जोड़ा था वो करुण रुद्रन करने लगा, इतना रुद्रन करने लगा कि वाल्मीकि के मुंह से कुछ शब्द निकल गए। उन भावनाओं को देख करके कुछ शब्द प्रकट हुए और उसी शब्द से बाद में उन्होंने रामायण की रचना की। ऐसा एक मतलब क्या कहते हैं कथा है, ऐसी एक किताबों में लिखी हुई बात है। यहाँ पे आप क्या समझते हैं, या ऐसी बहुत सारी आपको कथाएं मिल जाएंगी। इससे प्रकट होता है कि आदमी की चेतना में, आदमी के मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार प्रकट होते हैं, और वो जो विचार होते हैं उस समय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। मसलन आप शाम में जाते हैं तो पार्टी के मूड में रहते हैं, सुबह होते हैं तो धार्मिक आचरण के मूड में होते हैं, दोपहर होती है तो अपने वर्किंग प्लेस में अपने काम के प्रति लगाव के मूड में होते हैं। कहने का मतलब है कि हमेशा आदमी कुछ न कुछ कृत्यों में इन्वॉल्व रहता है। तो जब रहता है तो उसके अंतः मन में चीज़ें प्रकट होती होंगी। आप जब समाचार पढ़ते हैं तो कुछ खबरें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं, कुछ खबरें जो हैं आपको बहुत आनंदित देती हैं। तो इस तरह से जो मनोभाव प्रकट होते हैं, अपने मनोभावों को, अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19(1) का कर देता है। और इसमें सारी चीज़ें लिखित रूप से, चिन्ह के रूप से, क्या कहते हैं, फिल्मों इत्यादि के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप प्रकट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों या अन्य किसी प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना। याद रखिए यहाँ अन्य किसी प्रकार से, यदि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो किसी भी चीज़ से आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यानी कि जो आपके अंदर विचार हैं आप उसे प्रकट कर सकते हैं। बोलने का अधिकार, अपने विचार को प्रस्तुत करना एवं प्रसारित करने का अधिकार, इसी 19(1) के क में संबंधित है। देखिए ये जो है ये संविधान के शब्द है, बाद में इसे कोर्ट ने जोड़ा है, माननीय कोर्ट ने इसे जोड़ा है अपने विभिन्न क्या कहते हैं निर्णयों। अब क्या क्या जोड़ दिया है सो देख लीजिए एक नज़र। प्रेस की स्वतंत्रता, साकल पेपर्स बनाम भारत संघ एक मामला आया था, उसमें बोला कि नहीं प्रेस जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। अब समझ में आता, आप समझे कि आखिर प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। क्या प्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं? तो
सामान्य रूप से प्रेस का जो काम होता है वो सरकार के सही और सरकार के गलत दोनों मामलों को जनता तक लाना होता है। तो ये जो मामला है ये इतना साधा और मतलब सीधा और क्या कहते हैं सरल नहीं है। बहुत बार ऐसे कुछ काम हुए हैं जिससे प्रेस को लगा है कि उसकी स्वतंत्रता बाधित हुई है, और जब उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है तो अनुच्छेद 19 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगती है। ऐसे एक घटना को मैं आपसे वर्णन कर दूं। हुआ ये कि एक बार भारत में जो पेपर्स आते थे, मतलब क्या कहते हैं प्रिंटिंग पेपर्स जो आते थे वो बाहर से आते थे। सरकार ने क्या किया कि उसमें दो तरह का टैक्स लगा दिया। एक कहा कि जो लोकल स्तर पे यानी कि जिनका बिक्री 1 लाख से कम है उन पर हम 3% कर लेंगे, लेकिन जिन पेपर्स का बिक्री 1 लाख से ऊपर 10 लाख के आसपास है तो उन पर हम 10% टैक्स लेंगे। तो सरकार ने यहाँ दो तरह के टैक्स लगा दिए। जो कम रेंज में बिकते थे उनमें 3%, जो ज़्यादा रेंज में बिकते थे उन पर 10%। जो प्रेस से संबंधित संस्थाएं थी वो चले गए कोर्ट में, बोले कि भाई देखिए इसमें क्या है कि ये दोहरीकरण है। आप हमारे जो बात है जो हम हमारे साथ जो बात कर रहे हैं वो गलत है, या तो आप 3% ही लगाइए या आप 10% लगा दीजिए। सरकार ने कहा कि देखिए हम बाहर से आयात करते हैं, इस पर हमें खर्च करनी पड़ती है, राज्य का पैसा देश का पैसा जाता है, तो हम इस पर बचाव कर सकते हैं। सरकार की बात प्रथम दृष्टया सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा कि देखिए बात तो आपका सही है, लेकिन जिस तरह से आपने विभेदीकरण किया है वो सही नहीं। आप जब 3% लगा रहे हैं तो दोनों पर 3% लगाइए, यदि 10% लगा रहे हैं तो दोनों पर 10% लगाइए। इसलिए आपका ये जो कर लगाने का जो तरीका है अवैध है, गलत है। इधर जो क्या कहते हैं प्रेस के जो संगठन थे उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी बात को दूर दूर तक प्रसारित करना हमारा काम है। मान के चलिए कि हमारी जो पेपर्स हैं पूरे भारत में बिकते हैं, तो भाई मैं दिल्ली की बात को पूरे भारत तक पहुंचाता हूं। कोई लोकल स्तर का पेपर है तो वो लोकल बातों को ही ला रहा है, तो उसके या दिल्ली के ही बात को लोकल स्तर तक प्रसारित कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के जानने का जो अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है। माननीय कोर्ट ने उनके इस मामले को एक्सेप्ट कर लिया कि सही बात है, जानने का जो अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है, और सरकार के द्वारा लगाए गए इस कर को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी जो एक बात हमने बोली है वो एक साधारण है, मतलब एक कोना भर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पे माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप वैसा कोई करारोपण, आप कोई वैसे निर्णय, आप कोई वैसे काम नहीं कर सकते हैं जिससे प्रेस प्रभावित हो जाए। प्रेस में मतलब सारे प्रेस। शिक्षण का माध्यम चुनने का अधिकार। माननीय कोर्ट का कहना है कि देखिए कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षण का माध्यम चुन सकता है, हिंदी अंग्रेजी वो चुन सकता है, लेकिन यदि कोई न दे तो ऐसा नहीं होगा। मान के चलिए कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल ही है तो फिर आप उसके सेवा शर्तों के अधीन जाते हैं, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण से विद्यालय हैं वहाँ पे आप अपने क्या कहते हैं अपने माध्यम में शिक्षा पाने का आपको अधिकार है, और वो भी मतलब 19(1) के तहत आता है। इसके अलावा फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई आपको फोन को टेप नहीं कर सकता, लेकिन जो करता है सो वो फिर चला जाता है राष्ट्र की सुरक्षा में। और आप यदि आपको लगता है कि ये गलत है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट देखेगी कि ये कैसे है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं उसका न्याय निर्णय न्यायालय करेगी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामला में आया था। नवीन जिंदल तत्कालीन समय में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, मंत्री भी थे, और उन्होंने माननीय कोर्ट से कहा कि देखिए सदाचार के अधीन हमें राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है। माननीय कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सही बात है। सदाचार का मतलब कि कोई अभद्रता, अशिष्टता, अशोभा राष्ट्र ध्वज के प्रति नहीं दिखनी चाहिए। यदि नहीं दिखती है तो आप राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हैं। इसके अलावा खुद के प्रचार के लिए व्यापारिक विज्ञापन देने का अधिकार, यानी कि आप व्यापारिक विज्ञापन देखिए, टीवी में देखिए लोग क्या क्या चीज़ बेच रहे हैं, ये सारे चीज़ कर सकते हैं, कोई इन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकता। प्रतिबंध लगेगा कैसा? अब प्रचार करने का अधिकार का मतलब आप अफीम का प्रचार नहीं करेंगे, आप दारू पीने का प्रचार नहीं करेंगे, ये गलत चीज़ है। हाँ, आप बैंगन धनिया इत्यादि का प्रचार कर सकते हैं। मौन रहने का अधिकार। इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मौन रहने का अधिकार मतलब
भाई बोलने का तो अधिकार है ही, हमें न सुनने का भी अधिकार है। हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनना चाहते हैं आपकी बात, तो क्या आप जबरदस्ती सुनाएंगे? नहीं। इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में कोर्ट ने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से आपको बोलने का अधिकार है उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को न सुनने का भी अधिकार है। और यहीं से ये लाउड स्पीकर वाला मामला आता है। जो नहीं देखते हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के लोग हल्ला गुल्ला दिन भर करवा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, वैसा गलत है, आप इस तरह के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को प्रभाव हो। अब बोलिए कि भाई ये जो विभिन्न धार्मिक आयोजनों में ये जो बड़े बड़े माइक लगा के सब चिल्लाते रहते हैं, वो क्या है? वो फिर धार्मिक मामला में चला जाता है। और जब धार्मिक और कानूनी मामले आपस में टकराते हैं तो गड्ढम गड्ढ हो जाते हैं। किसी को धर्म अच्छा लगता है, किसी को कानून अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक और नागरिक दृष्टिकोण से आपको इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यदि आपकी धार्मिक भावनाएं हैं तो सामने वाले की भी भावनाएं, इसको ध्यान रखना होगा। तो मौन रहने का अधिकार जो है ध्यान रखेंगे, और इसी में से निकल के आता है लाउड स्पीकर वाला अधिकार। अब है कि बंद या हड़ताल 19(1) के तहत कोई मूल अधिकार नहीं है। एक बार मामला हुआ कि कुछ लोगों ने बंद या हड़ताल घोषणा कर दिया, सरकार ने उनको पीट पाट के बाहर कर दिया, वो चले गए कोर्ट, बोले कि हमको अधिकार है, हम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका बंद या हड़ताल जो है वो समाज में आतंक पैदा करता है। मान के चलिए कि आपने कुछ बंद या हड़ताल किया, इससे लोगों के जो जीवन है उस पर प्रभाव पड़ता है। आपका तो अधिकार सही है कि आपकी बात सरकार ने नहीं मानी तो आप बंद या हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन जो व्यापक जन समूह प्रभावित हो रही है उसका अधिकार कहाँ गया? यानी कि उस व्यापक लोगों के जन समूह के अधिकार को कुछ लोगों के लिए निलंबित या बाधित नहीं किया जा सकता है। और माननीय कोर्ट ने उनके इस बंद या हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया और एक कहा कि 19(1) के क के तहत प्राप्त अधिकारों में बंद या हड़ताल कोई मूल अधिकार नहीं है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? करेंगे। कैसे करेंगे? प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी मांगों को रखने के लिए हम कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं, और प्रदर्शन किसी को बाधित करने वाले नहीं होने चाहिए, किसी को आतंकित करने वाले नहीं होने चाहिए, और मानवीय जीवन या जीवन स्तर पर प्रभाव डालने वाली नहीं होने चाहिए। क्योंकि मामला आपका है, आप समझिए, दूसरे को प्रभावित नहीं कीजिए। तो ये है 19(1) के तहत निकली गई बातें। देखिए, सबसे बड़ा जो बात है उसको यही ध्यान रखेंगे, शब्द, लेख, मुद्रण, चिन्ह या अन्य किसी प्रकार के अपने विचारों को प्रकट करना। एक चीज ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिनेमा के आधार पे, चलचित्रों के माध्यम से क्या अपनी बातों को रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। क्या उसमें उन सभी बातों को रखा जा सकता है जो चली आ रही हैं? जैसे अभी देखिएगा बहुत सारे फिल्में आती हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, भाई इसमें आमुक को गलत दिखाया गया, इसमें चामुक को गलत दिखलाया गया, इसको फलानवा को गलत दिखलाया, इसमें ढेकना को गलत दिखलाया। क्या सही है? देखिए, जब आप ऐतिहासिक चीज़ों या ऐसे चीज़ों पर फिल्म बनाते हैं वो थोड़ा सा विवाद में आ ही जाता है। दूसरी बात कि फिल्म के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करना मौलिक अधिकार, बात समझ रहे हैं? फिल्मों में लिखित या चित्रित करके चीज़ों को प्रदर्शित करना मौलिक अधिकार है। फिल्म बनाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। फिल्में जो बनती हैं वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनती हैं। अब चूंकि वो मामला व्यावसायिक है तो उस पर व्यावसायिक कानून लागू होगा, लेकिन फिल्मों के द्वारा यदि आप कोई चीज़ प्रकट करते हैं तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है, और सेंसर बोर्ड ने यदि पास कर दिया है तो फिर ये जो तरह तरह के प्रदर्शन होते हैं उस फिर गैरवाजिब हो जाते हैं या राजनीतिक हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिल्म के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा, लेख या मुद्रण के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करने का आपको अधिकार है। फिल्म बनाना कोई मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है ना? चूँकि उसमें पैसे कमाते हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, फिर कंपनियां बोलेंगे कि भाई तो मेरा मौलिक अधिकार है। नहीं, कहीं पर नहीं। ये जो मौलिक अधिकार है सिर्फ नागरिकों को है, और अपने भाव विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। अब देखिए इस पर प्रतिबंध। देखिए 19(1) के क पर, 19(1) का क पर 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया गया। इसको ध्यान रखेंगे। मुझे याद है कि बहुत पहले एक बार परीक्षा में पूछा था कि बोलने एवं अभिव्यक्ति एवं बोलने के अधिकार पर निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो 19(2), 19(3), 19(4) या 19(5। तो ध्यान रखेंगे 19(1) का क पर 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और प्रतिबंध क्या क्या आधार पर होगा? राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय अवमानना,
ठीक है, मानहानि, भारत की अखंडता एवं संप्रभुता, इन आधारों पे राज्य जो है आप पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब बोलने की आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को गाली बकेंगे, ये भी नहीं है कि आप राज्य के विरुद्ध बोलेंगे, ये भी नहीं है कि आप कोर्ट के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम राज्य के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं? क्या हम कोर्ट के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं? नहीं, यदि विरोध उचित है तो आप बोल सकते हैं, विरोध उचित नहीं है तो फिर नहीं बोलेंगे, गैरवाजिब बात आप नहीं बोलेंगे। याद रखिए, प्रतिबंध उचित है और उचित अनुचित का निर्णय न्यायालय करेगी। सवाल आपके मन में उत्पन्न हो सकता है कि भाई यदि हम कोई कर्मचारी हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो क्या हम अपनी सत्ता या राज्य के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। जो आपका उचित प्रक्रिया है उसके माध्यम से आप बोल सकते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से इन चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सार्वजनिक रूप से आपको इसलिए नहीं बोलना है कि भाई आप सरकार या सरकार के तंत्र के एक व्यक्ति, आप ही जब विरोध करना शुरू कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि सरकार के द्वारा अपनाई गई कोई चीज़ गलत है या सही नहीं है, तो आप उसका उचित माध्यम से, गैर अनुचित नहीं, उचित माध्यम से विरोध कर सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल पुनः उत्पन्न होना चाहिए कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी, क्या कोई कंपनी कर्मचारी के मौलिक अधिकार नहीं होते? होते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप जब नियुक्त हुए थे तो आपने उस कंपनी या सरकारी संगठन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम आपके निम्न शर्तों को मानेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको उन शर्तों को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन कोई भी ऐसा शर्त, माननीय कोर्ट का कहना है कि कोई भी ऐसा शर्त आपके 19(1) के तहत प्रतिबंध नहीं लगाता। क्या समझ रहे हैं? मानना तो है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब आप एकदम चुप्पे चाप रहे, आपको गलत लग रहा है या आप बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको सरकार या कंपनी की बात गलत लग रही है तो उसको उचित फोरम पर ही बोला जा सकता है, या ऐसे जगह बोला जा सकता है जहां से सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध कोई ऐसी बातें नहीं आ रही हैं। लेकिन पब्लिक में आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको फिर उन कानूनी प्रावधानों के साथ गुजारा करना पड़ेगा जो सरकार आपके साथ कर सकती है। तो ये है 19(1) का क। अब देखते हैं 19(1) का ख और उसके आगे के प्रावधानों को। एक नज़र फिर से इसे देख लीजिए। अब देखते हैं इसके अन्य सारे प्रावधानों को। देखिए, बोली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभी हमने समझा, वो पूरी दीर्घ रूप से समझ लिए। उसमें मुख्य जो बात है अभिव्यक्ति एवं बोलने, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। मैं जब भी संविधान पढ़ाते रहता हूँ तो बार बार बोलता हूँ कि आप जो संविधान के शब्द हैं उसको ध्यान रखें, और जो परीक्षाओं में पूछे जाएँ तो उसके भाव को ध्यान रखें, दोनों को मिला के लिखें, कहीं गलती नहीं होगी। अब है अनुच्छेद 19(1) का ख, 19(1) का ग, 19(1) का घ, 19(1) का ड़ और 19(1) का छ। इसमें कुछ कुछ स्वतंत्रताएं हैं और उस पर प्रतिबंध है। तो सबसे पहले प्रतिबंध को ही देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) का क पर अनुच्छेद 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। 1 का ग पर 4 के तहत प्रतिबंध लगाया गया, 19 का 4। 19(1) के घ पर और अड़ा दोनों पर 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया गया, और 19 के 1 का 6 पर 19(6) के तहत प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रखिए, प्रतिबंधों को जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ लेता। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, एकदम साधारण रूप से बता देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति है, नागरिक है, तो उसको सबसे पहले अधिकार मिला बोलने का। क्या करने का? बोलने का। दूसरा अधिकार मिला सभा करने का। तीसरा अधिकार मिला संघ करने का। चौथा अधिकार मिला संचरण यानी कि आने जाने का। पांचवा अधिकार मिला निवास करने का। और छठा अधिकार मिला कोई भी उपजीविका या जीविका अपनाने का अधिकार। इसको एकदम क्रम से याद रखेंगे। कोई भी व्यक्ति है, बोलेगा ना, कुछ न कुछ बोलेगा, अभिव्यक्त करेगा। बोलने के बाद वो क्या करेगा? 2-4 आदमी को बुला लेगा, सम्मेलन करेगा। जब सम्मेलन करेगा तो संघ बनाएगा। संघ बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा? कहीं ना कहीं आएगा जाएगा, निवास करेगा, और निवास करेगा तो खाना पानी खाएगा। तो इस तरह से ये जो अधिकार हैं, इसकी क्या कहते हैं, सीक्वेंस है, सीढ़ी।
हालांकि मैं इससे आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। मान के चलिए कि आपसे पूछ देगा कि निवास एवं स्वतंत्रता के अधिकार पर किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19(5) के तहत। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 19(1) का ग पर किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया, तक इसको ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19(4) के तहत। ऐसे भी एक जो है उसमें एक जोड़ देंगे तो 2 से प्रतिबंध शुरू हो जाता है, तो 2, 3, 4, 5, 6 इतना प्रतिबंध, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। 19(1) का क्या कहता है, प्रतिबंध समझा दिया। 19(1) का क्या कहता है, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखिए हम कोई भी सभा कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो सभा जो है निरायुध होना चाहिए, शस्त्र विहीन होना चाहिए, साथ ही किसी को आतंकित करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं है, क्या कहते हैं, हम युद्ध भी नहीं करने जा रहे हैं लेकिन ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे लोग आतंकित हो रहे हैं, तो वो भी आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। सभा सम्मेलन करने का मतलब ही नहीं है कि आप नंगा खड़ा होकर कहीं सम्मेलन कीजिएगा, ये सब फालतू वाली बात है। 19(1) का ग है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, गैर राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन कुछ भी बना सकते हैं, यहीं से सब चीज़ें बनती हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोई भी जो संघ बनाई जाती है, संघ मतलब कोई भी ग्रुप जो आप बनाते हैं किसके तहत बनाते हैं, तो अनुच्छेद 19 का ग के तहत आपको ये मूल अधिकार है, आप बना सकते हैं, राजा पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन अब आप उस संघ को बना करके, अब आप उस राजनीतिक पार्टी को बना करके, अब आप उस किसी ग्रुप को बना करके राज्य के विरुद्ध बोलेंगे, राज्य की अखंडता के विरुद्ध बोलेंगे, तो भाई आप पर प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस बीजेपी के विरुद्ध, बीजेपी कांग्रेस के विरुद्ध, राहुल गांधी मोदी जी के विरुद्ध, मोदी जी राहुल गांधी के विरुद्ध जो दिन भर बोलते रहते हैं, वो कहाँ से आ गया। ध्यान रखिए, वहाँ पे वो सरकार का विरोध करते हैं, देश का नहीं, सरकार के कृत्यों का विरोध करते हैं। सरकार के जो कृत्य होते हैं उसमें से उन बातों को निकाल कर लाते हैं जो उन्हें अनुचित लगता है। बात समझ रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो बात देश है हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम संसद का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हम उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जो सरकार के दृष्टिकोण से सही या गलत जो भी है, हम उसको सामने ला रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, राजनीतिक पार्टी जो होते हैं वो दूसरे राजनीतिक पार्टी के बातों को सामने लाते रहते हैं, सही और गलत जो भी होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन, कोई भी प्रेस का समूह, इंडिया टुडे समूह, वो सब चीज़ों को ला सकती है कि भाई देखिए आपने जो कृत्य किया है वो गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई कानून बन गया तो वो कानून का विरोध वो नहीं करेंगे, वो कानून फिर कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ने भी यदि कह दिया कि नहीं सही है, फिर सही करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखेगा कि सरकार का विरोध करना और देश का विरोध करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, बहुत जहीन, बहुत महीन चीज़ होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि सरकार या सरकार के किसी चीज़ का विरोध करना मतलब देश का विरोध नहीं होता है। घ और अड़ा जो है संचरण एवं निवास। संचरण मतलब कहीं भी आबाद आने जाने का, आबाद आने जाने का, आबाद लिख देता हूं, आबाद मतलब कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं भी निवास करने का मतलब कि हम कहीं भी जाके बस सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप कहीं के वासी हैं और कहीं वास करने की इच्छा रखते हैं, दोनों दो चीज़ें होती हैं। मान के चलिए कि मैं बिहार से हूँ और मैं हिमाचल में रहना चाहता हूँ, तो ये मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार का वासी हूँ, लेकिन अब हिमाचल में रहने की इच्छा करता हूँ, तो यानी कि अब हमारा निवास जो होगा वो हिमाचल में होगा और कालांतर में मैं वहीं का फिर वासी हो जाऊँगा, लेकिन मूल वासी कहाँ से थे, बिहार से। तो ये जो होता है वास और अधिवास से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बोला था कि माइग्रेशन यानी कि लोगों का जो संचरण होता है वो धरती का पहला, आखिरी और सबसे मूल क्या कहते हैं नियम है, कानून है। आप इसे इनकार नहीं कर सकते। आप जब इतिहास को पढ़ेंगे, विश्व इतिहास को, भारत इतिहास, कहीं के भी इतिहास को, तो देखेंगे कि कैसे मानव जो है हर एक समय पर, हर एक काल में माइग्रेट होते रहे। इसलिए अगली बार कोई इसके आधार पे आपको बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित करें तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो संचरण एवं निवास करने की जो स्वतंत्रता है और उस पर जो है प्रतिबंध है। इसके अलावा है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं
कारोबार करने की स्वतंत्रता, और उसमें 19(6) का क्या कहते हैं, प्रतिबंध है। तो देखिए, सभा एवं सम्मेलन हमने देखा जो निरायुध होना चाहिए, साथ ही शांतिपूर्वक होना चाहिए, उपद्रव से नहीं होना चाहिए, और साथ ही आतंकित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हैं, लेकिन संघ बनाने के आप लोगों को आतंकित नहीं करेंगे, देश प्रभुता के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इन्हीं के आधार पर देखिए क्या कहता है, जो सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है उस पर जो प्रतिबंध होगा वो बगैर हथियार के, शांतिपूर्ण एवं भारत के प्रभुता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कि बगैर हथियार का होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। और आपको जो प्रदर्शन कर रहे हैं या आप जो सम्मेलन कर रहे हैं या आप जो सभा कर रहे हैं उसमें भारत के विरुद्ध कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है, भारत की प्रभुता, पार्टी की नहीं, सरकार की नहीं, भारत की प्रभुता, शब्द को ध्यान रखें। 19(1) का है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो संघ जो बनेगा लोक व्यवस्था, राष्ट्र की अखंडता एवं सदाचार, यानी कि इसके आधार पे आपके संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। मैंने पहले भी बोला कि आप संघ बना के आप ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो लोगों को क्या कहते हैं, परेशान करे, यानी कि सदाचार वाला मामला। फिर उसके बाद लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था में आप कोई पार्टी बना करके बम नहीं फेंक सकते, ठीक है ना, रोज तरह तरह के प्रचार नहीं कर सकते हैं कि फलाने एक हो जाओ, चिलाने ढेक हो जाओ, ये सब नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह के कृत्यों को यदि करेंगे तो सरकार आप पर प्रतिबंध लगा देगी। संचरण एवं निवास, इसमें क्या है कि प्रतिबंध जो लगेगा 19(5) के तहत तो साधारण जनता के हित एवं एसटी के हित के संरक्षण। देखिए अब इसको समझ लीजिए, संघ वाला तो समझ रहे हैं, सम्मेलन वाला भी समझ रहे हैं, संचरण एवं निवास को समझ लीजिए। मान के चलिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ जो किसी राज्य से आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हिमाचल में जाके बस जाऊँ, क्योंकि वहाँ पहाड़, बर्फ़ गिरते, नदियाँ कलकल बहती हैं। अब हमको लगा कि ना भाई अब वहीं जाके हम क्या है ना कि पक्षियों का आवाज़ सुनेंगे, जाइए बसिए। लेकिन अब पूरा भारत चाहेगा कि हम हिमाचल में ही जाके बस जाएँ तो दिक्कत होगी, पूरा भारत चाहे कि हम केरला में ही जाके बस जाएं तब तो समस्या हो जाएगी। तो फिर सरकार यहाँ पे कहा गया कि नहीं, साधारण जनता के हित में फिर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आप देखिएगा कि गर्मियों के दिनों में हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से इतनी ज़्यादा लोग चले जाते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक, पानी इत्यादि चीज़ों की घोर कमी हो जाती है। तो उस आधार पे फिर राज्य जो है प्रतिबंधित कर सकता है कि भाई देखिए हम इतने ही टूरिस्ट को वहाँ जाने देंगे या हम इतने ही लोगों को जाने देंगे, बाकी को हम प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा एसटी के हितों का संरक्षण, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे समूह हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी अपनी विशिष्ट लक्षण और संस्कृति है। उनकी वो लक्षण और संस्कृति प्रभावित न हो, इसके लिए उनके क्षेत्रों को गैर आवाजाही क्षेत्रों को घोषित किया जा सकता है। और यदि ऐसा किया गया है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें 19(1) के घ और वड़ा के तहत जो मूल अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये प्रतिबंध है, ध्यान रखेंगे 5 के तहत साधारण जनता के हित और एसटी के संरक्षण के लिए। याद रखिए एसटी का हित नहीं है, संरक्षण है। 19 का 1 अच्छा, वृत्ति उपजीविका व्यापार अपनाने की व्यवस्था, यानी कि कोई भी व्यापार आप अपना सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से आप अपनी जीविका को चला सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, किसानी कर सकते हैं। लेकिन अब आप नौकरी तालिबान का नहीं कर सकते हैं, ISIS का नहीं कर सकते हैं, किसी आतंकी संगठन की नौकरी नहीं करेंगे। इसके अलावा अब आप खेती कर रहे हैं तो आप अफीम नहीं उगाएंगे, बात समझ रहे हैं। यदि राज्य ने आपको लाइसेंस दिया है तो उपजा सकते हैं, लेकिन आप अफीम निकाल कर नहीं बेचने लगेंगे, आप गांजा नहीं बेचने लगेंगे, आप चरस नहीं बोने लगेंगे। इसके अलावा आप व्यापार कर रहे हैं तो आप बारूद का व्यापार नहीं करेंगे, बस समझ रहे हैं। आप परमाणु बम का व्यापार नहीं करेंगे। इस सब चीज़ों के आधार पर सरकार आप पर प्रतिबंध लगा देगी। सरकार का कहता है कि साधारण जनता के हित, विशेष योग्यता, लोक सदाचार के मामले पे प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। सदाचार का मामला वही जो क्या कहते हैं गैर कानूनी या गैर क्या कहते हैं लोक व्यवस्था के तहत जो चीज़ें होती हैं आप उसको नहीं कर सकते हैं। मसलन आप गांजा अफीम खुलेआम नहीं उपजा सकते हैं यदि सरकार ने अनुमति नहीं दी है तो। इसके अलावा आप वैसे कोई मादक पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकते हैं जो प्रतिबंधित है। इस सब चीज़ इसमें समाहित है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि लोक सदाचार। लोक सदाचार में एक चीज़ और आता है कि सरकार किसी मामले को कह तो सकती है कि आप व्यापार कीजिए, लेकिन उस पर एक
ये भी अपेक्षा कर सकती है कि लोग उससे दूर रहें। जैसे शराब, ठीक है, धूम्रपान। आपने देखा होगा कि शराब के जो बोतल होते हैं, धूम्रपान यानी कि सिगरेट वगैरह के जो पैकेट होते हैं, उसमें मोटे अक्षर में लिखा था वैधानिक चेतावनी, मूल अधिकार चेतावनी नहीं, वैधानिक चेतावनी कि भाई सिगरेट मत पीजिए, गला का कैंसर होता है, इतना बड़ा गला लटकाया हुआ रहेगा। कोई मानता है? नहीं, कोई नहीं मानता, सब पीता है। अब कोई कंपनी ये नहीं कह सकती है कि चूंकि आपने हमको लाइसेंस दिया है व्यापार करने का, तो 19(1)(6) के तहत हमें ये अधिकार है और आप इसको गलत मत कीजिए, हमको जो मन है जैसे मन है बेचने दीजिए। नहीं, वहाँ पे लोक सदाचार यानी कि जनता को सरकार जागरूक कर सकती है कि देखो भाई, सिगरेट का हमने लाइसेंस तो दिया है, लेकिन सिगरेट पीने से ये होता है। परीक्षाओं में जब पूछे इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यापार होते हैं, जैसे अभी आप देखते होंगे ऑनलाइन गेमिंग वाला जो आता है, उसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं किस किस तरह की चीज़ों का प्रचार करते हैं, लेकिन लास्ट में लिखा क्या बताता है कि ये मार्केट के जोखिमों के अधीन है, आप समझ लें। तो वहाँ पे ये कंपनियां नहीं कह सकते हैं सरकार को कि अरे आप हम प्रचार कर रहे हैं तो आप काहे कह रहे हैं कि तुम मत देख लो। सरकार यहाँ ये नहीं करी कि आप मत खेलिए, सरकार कह रही है कि यहाँ पे ये गड़बड़ी हो सकती है, आप इससे सचेत रहें। तो जिस प्रकार से अनुच्छेद 19(1) के तहत 19(1)(6) के तहत या 6 के तहत लोगों को कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यापार अपनाने का अधिकार है, तो उसी 19(6) के तहत सरकार को भी अधिकार प्राप्त है कि वह लोगों को किसी भी व्यापार वृत्ति के प्रति जागरूक रखे। साथ ही किसी विशेष व्यापार के लिए वो तकनीकी योग्यता भी डाल सकता है कि जो इस तकनीकी मामले में निपुण हैं वही आमुक व्यापार को कर सकते हैं। जैसे तेजाब को वो कह सकता है कि आमुक दुकानों से ही बेचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं जिसको वो अपेक्षित कर सकता है कि इस तकनीकी योग्यताधारी व्यक्ति ही इस व्यापार को करेंगे, आप मना नहीं कर सकते। एक चीज़ और कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो सरकार भी वो व्यापार कर सकती है। अब आप सरकार पर ये नहीं कह सकते हैं कि अरे आप जब व्यापार शुरू किए तो हमारा व्यापार बंद हो गया। जैसे टाटा है, वो लोहा बनाती है, तो सरकार की भी लोहा कंपनियां हैं, तो टाटा जाकर कोर्ट में नहीं कह सकते हैं कि देखिए आपके लोहा कंपनी बैठाने से हमारा थोड़ा सा हित जो है प्रभावित हो रहा है। नहीं, कोई भी व्यापार जिस प्रकार से लाइसेंस प्राप्त करके आप चला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार भी उसी व्यापार को चला सकती है, लेकिन सरकार को ऐसे कृत्य नहीं करेगी जिससे आपका व्यापार प्रभावित हो। अर्थात जल की उपलब्धता, मान के चलिए जो सरकारी कंपनी को है जिस दर से जल मिल रही है उसी दर से आपको भी मिलेगी, लेकिन जब आप व्यापार में गए हैं तो वहाँ फिर प्रतिस्पर्धा होगी और सरकार भी इसके लिए क्या कहते हैं बाध्य है कि वो प्रतिस्पर्धा को लागू करे, यानी कि मूल्यों का ऊंचा नीचा कर सकती है। आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार व्यापार कर रही है और जो आपको प्राप्त है वही सरकार को भी प्राप्त है। ये 19(1)(6) में और 19(1)(6) वाला 6 में समाहित है। तो एक नज़र इसको देख लीजिए और एक नज़र उधर प्रतिबंधों को। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में आप वैसे कोई भी जो अधिकार हैं उस पर लोक सदाचार, राष्ट्र की प्रभुता एवं संप्रभुता, साथ ही नैतिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पे कहीं पर भी सरकार नहीं लिखा हुआ है, राज्य लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, सरकार का आलोचना करना, कोर्ट की जो उचित आलोचना है वो करना, वो गैर कानूनी नहीं होता है, वो राष्ट्र विरोधी चीज़ नहीं होती है। आप सरकार के गलत चीज़ों का पर्दाफाश कर रहे हैं, ये बहुत सही चीज़ होती है। तो ध्यान रखेंगे, सभा सम्मेलन 19(1) का ख, 19(1) का ग संघ बनाने, 19(1) का घ वाला संचरण यानी कि आवास आना जाना और निवास, 19(1) का 6 कोई भी वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता, और उन पर ये सारे प्रतिबंध। एक नज़र जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में जब पूछे यही चीज़ पूछता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।